and welcome to Ensure Civil Services. Let's start with our question number 1. आपको बताना है अर्थक्वेक्स के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है. ऑप्शन 1, अर्थक्वेक्स दो तरीके की होती हैं वेव्स, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स. जो प्राइमरी वेव्स होती हैं इनके अंदर वो ज़्यादा तेज मूव करती हैं और क्योंकि ज़्यादा तेज मूव करती हैं इसलिए पहली होती हैं जो कि सरफेस पे पहुंच जाती हैं. और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स के थ्रू पास ट्रैवल कर सकती हैं. आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं. पहले एक बार अर्थक्वेक समझ लेते हैं. अर्थक्वेक्स, ये मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है और यहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ और ये इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट है पृथ्वी के ऊपर. तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ उसको कहेंगे फोकस या फिर हाइपोसेंटर. और जो इसके जस्ट ऊपर पृथ्वी के ऊपर जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे एपिसेंटर. हम सुनते हैं ना कि ये एपिसेंटर था, दिल्ली एपिसेंटर था, गाजियाबाद एपिसेंटर था इस अर्थक्वेक का. तो यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो पॉइंट है जहाँ पे जिसके नीचे जस्ट अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है उसको कहते हैं एपिसेंटर. अर्थक्वेक वेव्स दो तरीके की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स. बॉडी वेव्स फर्दर डिवाइड होती हैं दो तरीकों में, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स. प्राइमरी वेव्स तेज आती हैं. अगर मैं डायग्राम समझाना चाहूँ तो ये मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, तो ये प्राइमरी वेव्स हैं जो पहले ही आ गई हैं और ये टाइम टी है, उसके बाद आएंगी सेकेंडरी वेव्स. तो प्राइमरी वेव्स पहले आ जाती हैं, ये ज़्यादा तेज चलती हैं और ये किसी भी मीडियम के थ्रू जा सकती हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड. जबकि सेकेंडरी वेव्स टाइम लैग के साथ, टी टाइम लैग जो है इसके बाद आएंगी और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के थ्रू पास हो सकती हैं. एक हो गई बॉडी वेव्स. बॉडी वेव्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स. और फिर आगे सरफेस वेव्स. सरफेस वेव्स कब बनती हैं? जब बॉडी वेव्स सरफेस रॉक्स, जो अर्थ की ऊपर जो रॉक्स हैं उनसे टकराती हैं तो सरफेस वेव्स बनती हैं. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. Earthquake waves are basically of two types, body waves and surface waves. सही. Primary waves move faster and are the first to arrive at the surface. सही. Secondary wave is that they can travel only through solid materials. ये सिर्फ और सिर्फ solid materials के थ्रू ही travel कर सकते हैं. सही आंसर क्या होगा? D, all of the above. क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है इनमें से किसको आंध्रभोज भी कहते हैं. ऑप्शन है आपके देवराय 1, देवराय 2, हरिहर 1 या फिर कृष्णदेवराय 1. सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कृष्णदेवराय. आपको पता है कृष्णदेवराय या फिर ये सारे ही राजा ये विजयनगर किंगडम से अपना ताल्लुक रखते हैं. विजयनगर किंगडम स्टैब्लिश किसने किया था? हरिहर बुक्का ने. विजयनगर किंगडम में मेनली 4 डायनेस्टीज ने राज किया. कौन कौन सी? संगम, सुलवा, तुलवा एंड अराविडू. तो जो ये तुलवा डायनेस्टी थी उसके राजा थे कृष्णदेवराय. कृष्णदेवराय के टाइम में 2 पोर्टुगीज ट्रेवलर आए थे. कौन कौन से? डोमिंगो पेस एंड बारबोसा. ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कृष्णदेवराय को आंध्रभोज या फिर आंध्र पितामह भी कहा जाता था. क्वेश्चन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए. पहला, चेहरा और दाग सिस्टम इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था. ऑप्शन 2, ये पहले सुल्तान थे दिल्ली के जिसने मेजरमेंट ऑफ लैंड का मापन करने की प्रक्रिया को चालू किया था. आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं. एक बार अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. अलाउद्दीन खिलजी, आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत पहले आया स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, उसके बाद आया खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद आया तुगलक, उसके बाद आया सैयद और उसके बाद आया लोदी. तो जब ये जो सारे स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स थे इनमें जो लास्ट था उसका नाम क्या था? कायमूर्स. इसको इसी के मिनिस्टर ऑफ वॉर जो थे, अर्ज ए मुमालिक कहते थे उसे, मिनिस्टर ऑफ वॉर, यानी कि जो थे जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने इसको मार दिया था कायमूर्स को और ये गद्दी पे बैठ गए थे. इस तरह से इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना करी. उसके बाद वो कहते हैं ना, जो जब बोया बीज बबूल का तो आम कहां से पाए, तो जलालुद्दीन खिलजी ने मारा कायमूर्स को और गद्दी पे बैठे.
इन्हीं के दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने, कहते हैं, इन्हें मार दिया कारा में, और ये अलाउद्दीन खिलजी बैठ गए गद्दी पे। जब अलाउद्दीन खिलजी बैठे गद्दी पे तो इन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म्स लाई, मार्केट रिफॉर्म्स लाई, जिसके तहत उन्होंने 4 तरीके के मार्केट्स बनाए। उसी तरह इन्होंने चेहरा और दाग सिस्टम लाया, चेहरा सोल्जर्स को पहचानने के लिए और दाग सिस्टम हॉर्सेस जो इनके टाइम पे थे, जो इनकी सेना में हॉर्सेस थे, उनको पहचानने के लिए दाग सिस्टम लेके आए। तो चेहरा और दाग सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और ये पहले रूलर थे, पहले फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली थे जिन्होंने मेजरमेंट ऑफ लैंड चालू किया था, और इसकी यूनिट क्या थी? बिस्वा। सही ऑप्शन क्या है? सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 4, आपको द्वारे तरण स्कीम, ये अभी नई लॉन्च हुई है, आजकल न्यूज में है। आपको बताना है कि इसके बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। पहला, इसे बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, साइक्लोन यास आया था अभी, उसके एक रिलीफ मेजर के लिए। कोई ऑप्शन 2, इस स्कीम में जो भी स्टेट ऑफिशियल्स होंगे वो पंचायत और ब्लॉक्स में जाकर जो भी वहाँ पे अफेक्टेड लोग हैं उनसे क्लेम्स रिसीव करेंगे। ऑप्शन 3, ये जो रिलीफ है, ये मतलब जो भी मनी है, जो भी रिलीफ अमाउंट है, ये जो भी अफेक्टेड पीपल है, अफेक्टेड लोग हैं, उनके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको बताना है द्वारे तरण स्कीम के बारे में क्या क्या ऑप्शन सही है इनमें से। तो द्वारे तरण स्कीम, पहला ऑप्शन सही है, बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अभी आपको पता होगा साइक्लोन यास आया है, साइक्लोन यास नॉर्थ अंडमान सी से उठा है, और इसने हमारी ईस्टर्न जो कोस्ट है इसके ऊपर बहुत तबाही मचाई है। उसी तबाही का निपटारा करने के लिए बंगाल गवर्नमेंट ने ये स्कीम को लॉन्च किया है, द्वारे तरण स्कीम। इसमें जो भी अफेक्टेड लोग हैं, जो भी बंगाल की स्टेट के अंदर ऐसे लोग हैं जिनका साइक्लोन यास की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, उनको सरकार उनके बैंक अकाउंट्स में जो भी रिलीफ है वो भेजेगी। 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 5, राजा राम मोहन रॉय के बारे में इनमें से निम्नलिखित जो कथन है उन पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने आत्मीय सभा बनाई थी 1814 में। वो आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे। तो आपको बताना है राजा राम मोहन रॉय के बारे में इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा बनाया था 1814 में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, और वो मूर्ति पूजा के भी अगेंस्ट थे, तो ये ऑप्शन भी सही है। ज्यादातर लोगों ने राजा राम मोहन रॉय का नाम सती प्रथा के अगेंस्ट सुना होगा, कि सती प्रथा को बंद करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, इन्होंने बहुत मुहिम लगाई थी, जिसकी वजह से ही फाइनली विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बैन किया था। राजा राम मोहन रॉय ने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए हैं। एक तो ब्रह्मो समाज बनाया 1828 में, ब्रह्मो समाज बनाया उन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने, और ये मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे। ये मोनोथिज्म में विश्वास रखते थे, यानी कि एक भगवान की पूजा करो, वो इसी में विश्वास करते थे, और मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। और इन्होंने औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया। इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट काम किया, इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम किया, तो इन्होंने विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया। और दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। ये कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में, देख लीजिएगा, वैसे मैंने बता दिए हैं मोस्टली। अच्छा हाँ, एक फैक्ट रह गया कि एक तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियाज रेनेसां बोला जाता है, और दूसरा इन्हें राजा की उपाधि मुगल एम्परर अकबर II के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है इनमें से, आपको पता है आर्टिकल 12 स्टेट डिफाइन करता है, स्टेट क्या है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस इस स्टेट के अंदर आते हैं जो कि आर्टिकल 12 में डिफाइंड है। आपके ऑप्शंस हैं स्टेट लेजिस्लेचर, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत। इनमें से कौन कौन सी संस्थाएं स्टेट के अंतर्गत आती हैं आर्टिकल 12 में जो मेंशन। एक बार देख लेते हैं पहले। आर्टिकल 12 जो कि स्टेट को डिफाइन करता है, उसमें ये इन तरीकों की संस्थाएं जो हैं वो आती हैं। एक तो किसी भी तरीके की यूनियन गवर्नमेंट की ऑर्गन, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट खुद, लोकसभा राज्यसभा, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि असेंबली और काउंसिल दोनों, लोकल अथॉरिटीज में जो भी पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जो भी हैं वो सब, और स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी भी अथॉरिटीज भी आती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप शायद उस समय आप नहीं समझ पाएंगे अगर पढ़ा नहीं होगा। तो स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज भी आती हैं इसके अंतर्गत,
जिसमें स्टैट्यूटरी में आप अगर समझें तो NHRC हो गई, ये लिखा हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गई, और ऐसे ही नॉन स्टैट्यूटरी में CBI हो गई, CVC हो गई, लोकपाल हो गए। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये सब स्टेट के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शंस आते हैं स्टेट के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से इवेंट्स कर्जन के टाइम में हुए थे। आपके ऑप्शन हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से इवेंट्स कर्जन के कार्यकाल में हुए। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आपको पता है 1904 में आया था। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया था। न्यूज़पेपर्स के ऊपर जो भी न्यूज़पेपर्स लिख रहे थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, उनको कर्व करने के लिए, उनको रोक लगाने के लिए ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लेके आया गया था। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ये भी 1904 में आया था एजुकेशन में सुधार लाने के लिए। और आपको पता है कर्जन का टाइम फ्रेम क्या था, कर्जन किस टाइम से किस टाइम पर रहे थे, 1899 से 1905 तक। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली ये आपको पता है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में अनाउंस हुआ था। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन 3 है ये कर्जन के टाइम पे नहीं हुआ है। और ऑप्शन 4 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग ये भी आपको पता है 1906 में हुआ था। और 1906 में कौन वाइस रॉय था? मिंटो। तो ये भी नहीं हुआ था। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 8, आपको MP लेड स्कीम के बारे में इन कथनों पर विचार करना है। आपके ऑप्शंस हैं, स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करती है। इस स्कीम के द्वारा हर एक जो MP होता है उसको 5 करोड़ रुपए हर साल मिलते हैं। और ये जो 5 करोड़ रुपए का अमाउंट होता है ये नॉन लैप्सेबल होता है, मतलब एक साल निकलने के बाद वो लैप्स नहीं होगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन MP लेड स्कीम के बारे में सही है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ही इम्प्लीमेंट कर रही है। और इसके अंतर्गत हर एक MP को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं जो कि वो अपने एरिया में लगा सकता है किसी भी कार्य के लिए। और ये जो MP लेड स्कीम में फंड्स मिलते हैं ये नॉन लैप्सेबल होते हैं, यानी कि ये अगली बार कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं अगले साल। अभी ये काफी चर्चा में रहा है MP लेड स्कीम, क्योंकि ये बीच में रोक दी गई थी कोरोना के चलते 2020 और 21 में। अभी वापस से MPs मांग उठा रहे हैं कि इसे वापस से स्टार्ट करिए, क्योंकि उनके एरियाज में कोरोना की वजह से जो मार पड़ी है उससे निपटने के लिए वो चाहते हैं कि वापस से MP लेड स्कीम को चालू किया जाए। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 9, आपको बताना है इनमें से कौन सी रिट सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट इशू की जा सकती है। आपके ऑप्शंस हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन या फिर को वारंटो। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिट नाम से क्या पता चलता है? प्रोहिबिट। प्रोहिबिट कौन किसको करेगा? एक बड़ी संस्था छोटी संस्था को प्रोहिबिट करेगी कि मैं तुम्हें रोकती हूँ, रुक जाओ। तो क्या प्रोहिबिट करेगी? यानी कि एक बड़ी जुडिशियल बॉडी एक छोटी जुडिशियल बॉडी को बोलेगी कि रुक जाओ, ये तुम्हारे जो एरिया है जुरिस्डिक्शन का उसके बाहर आता है, तुम इस पे मत बोलो, इसको मैं अपने ऊपर टेक ओवर करता हूँ और मैं बोलूंगा, मैं इस पे अपने विचार दूंगा, मैं इस पे अपनी रिव्यू करूंगा। तो ऑप्शन सी सही है, प्रोहिबिशन। एक बार सारी डेट्स देख लेते हैं। हेबियस कॉर्पस इस नाम का मीनिंग है, इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि जो भी डिटेंशन में अनलॉफुल डिटेंशन में उसकी अगर आप चाहते हैं कि आप उसको उसके सामने प्रत्यक्ष लेकर आए, तो उसके लिए आप कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि ये बंदा इसको अनलॉफुली डिटेंट किया गया है, तो आप इसको बुलाइए। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्राइवेट या पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट, यानी कि मान लीजिए आपको कैद कर लिया है किसी ने, तो आपके दोस्त जाकर आपके लिए कि हेबियस कॉर्पस लगा सकते हैं जाके कोर्ट में कि इनको प्रस्तुत किया जाए, ये कहाँ है। तो ये प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट लगाई जा सकती है। मैंडेमस, इसका मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड मतलब कौन कमांड करेगा? जुडिशियल बॉडी, जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, वो कमांड करेगा किसको? किसी पब्लिक ऑफिशियल को। क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाया है किसी कारण से, या फिर वो अपना काम नहीं कर रहा है, रोक दिया है उसने, तो उसको सुचारू रूप से चालू कराने के लिए मैंडेमस लागू की जाएगी कि हाँ हम तुम्हें कमांड करते हैं, ये काम तुम करो, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। और ये किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं लाई जा सकती है, क्योंकि इसमें किसी पब्लिक ऑफिशियल को आप बोल रहे हो कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, इस ड्यूटी को पूरी करो।
प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन क्या कहती है? टू फॉरबिड, रुको। तो मैं वो देता हूँ रुको, उसका क्या मतलब है कि ये किसी हायर पोजीशन वाला कोर्ट लोअर पोजीशन वाले कोर्ट के अगेंस्ट लॉन्च करेगा, इशू करेगा। क्यों? जो कि उसे लगता है कि अपने ज्यूरिसडिक्शन एरिया से बाहर निकल रहा है, जो कि उसके ज्यूरिसडिक्शन एरिया में नहीं आता है, उस पर अगर वो कोई जजमेंट दे रहा है तो बड़ा कोर्ट कहेगा रुको, ये तुम्हारे जजमेंट एरिया के बाहर है, इस पे मैं जजमेंट सुनाऊंगा। तो ये हो गई प्रोहिबिशन। और ऑप्शन कोवरेंटो, कोवरेंटो क्या है? इसका मतलब क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। मतलब कोर्ट पूछेगा कि तुम कि मतलब इस किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिस पे बैठे हुए हो। ये किसी इंसान से पूछेगा, किसी भी पर्सन से पूछेगा कि तुम किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिस पे बैठे हुए हो। तो आपने देख लिया कि सिर्फ और सिर्फ प्रोहिबिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के अगेंस्ट, किसी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट लॉन्च इशू किया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या सही हो गया? सी, प्रोहिबिशन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 23 है। और रिलीजन को फ्री प्रोपिगेट कर सकते हैं पूरे देश में, वो आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसका सही आंसर हो गया सी, बोथ 1 एंड 2। चलिए इसी के साथ आज के आपके 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और सेशंस अगर आपके किसी भी काम आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।